जन्नत उसे हवा में ही पकड़ लेती है। पर्दा? कैसे पर्दा? बिस्तर से उठकर भोर सवेरे भी कोई पर्दा करता है क्या भला? अगर नहीं करते तो हम लोगों ने क्यों किया हुआ है? क्योंकि आप सब पुराने ख्यालात के हो और हम आज के ख्यालातों के हैं। शर्म अगर नजर में हो तो निगाहों के पर्दों से भी भरी महफिल से बाइज्जत लौटा जा सकता है। अम्मी जान, तौबा, कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। तुम ऐसे नहीं समझोगी इस घर के नियमों को। और अमीना पास रखा दुपट्टा उठाती है और उसे जन्नत की ओर ले जाकर जबरदस्ती उसके मुंह पर बांधकर उसे सिर पर लपेटते हुए उसके गले में कस के बांधती है। इससे जन्नत का दम घुटने लगता है। अम्मी, हमको सांस नहीं। अम्मी, हमारा दम घुट रहा है इसमें। अम्मी, खुदा के लिए हमको बख्श दीजिए अम्मी जान। और जन्नत को ऐसा विलाप करता देख अमीना के कलेजे को 2 पल की राहत मिलती है और वो जन्नत को धकेलते हुए छोड़ती हैं। तभी जन्नत को कोई थाम लेता है। अरे जन्नत वाले लोग अभी जमीन पर आ फरमाए, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सारी हेकड़ी को किसी चूनर से गांठ लगा दी हो। चलिए सौतन आपा, खुदा हाफिज। मल्लिका जो जन्नत से कम 10 साल बड़ी लगती थी, वो उसे आपा यानी बड़ी बहन बोल रही थी। उफ़ो, दिल ही तोड़ दिया बेचारी जन्नत का। अब वो पहले अमीना का टॉर्चर संभाले या मल्लिका का बेहुदापन। पर अम्मी, घर में किससे पर्दा करूं? भला यहाँ अभी है ही कौन? हम सभी जनानियां ही तो है, ना ही अबू है ना ही कोई और। देखा बीजी, अब इसे पर्दा किससे करना चाहिए वो कायदा और सिखाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि समीर को ऐसा क्या दिखा इस लड़की में। सच ही कहा है, मोहब्बत हो जाए गधी से तो हूरें भी नजर नहीं आती। जन्नत अपनी सारी जलीलियत को झेलते हुए क्रोध से मुठ्ठियां भींचकर खुद पर काबू कर रही थी कि तभी रसोई घर से कुछ बर्तन गिरने की आवाज होती है और अमीना का सारा ध्यान उधर चला जाता है। वो देखती है कि नौकरानी हया ने कुछ बर्तन फर्श पर गिराए हैं। तभी हया जन्नत की ओर देखकर आंख मारती है और उसे यहाँ से चले जाने का इशारा करती है। जन्नत कमरे की ओर चली जाती है। कर दी तबाही, या अल्लाह, कैसे कैसे नमूने आ घुसे हैं मेरे घर में। जन्नत कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ उसे समीर नहीं मिलता है। समीर नजर बचाकर अली के कमरे में चला गया था। जन्नत आज के तमाशे पर बिस्तर पर बैठकर अपना माथा पकड़कर फूट पड़ती है। या अल्लाह, ये क्या आफत थी सुबह पहले। ऐसे लगा जैसे उस घर से निकलकर यहाँ आ गई हूँ तो भी कुछ नहीं बदला। उधर जन्नत के अब्बू के घर पर दरवाजे पर एक बुढ़िया भीख मांगने आती है। इस गरीब को दोगे तो अल्लाह तुम्हें उसका 100 गुना देगा। ये देख जुबैदा फटाफट आटा और खाना डालकर ले जाने लगती है कि तभी जन्नत के अब्बू जुबैदा का हाथ रोक देते हैं। अरे बुढ़िया, अगर अल्लाह 100 गुना दे ही सकता है तो ये ले, ये रही मेरी झोली। तू इसमें कुछ क्यों नहीं डाल देती जो अल्लाह तुझे 100 गुना दे देगा। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। खुद के पास कुछ है नहीं और बड़ी आई मुझको दुआ देने वाली। मांगने का तो धंधा बना रखा है, धंधा। बुढ़िया को अपना अपमान बहुत बुरा लगता है। तभी वो मकान के बाहर लगी नेम प्लेट पढ़ती है जहाँ जुबैदा के पति का नाम लिखा था और बुढ़िया उसे पढ़कर जोर से चीखती है। परवेज तवरेज शमशेर खान, ये बड़ा नाम तेरा ही है ना? इतना बड़ा नाम रखने को अपनी शान समझता है ना तू? अब्बू दादा सारा खानदान तो डाल दिया नाम में, मगर अपनी इस घटिया फितरत को पचा कैसे लेता है तू? मैं भीख नहीं मांग रही थी, बस गुजारा कर लेने जितना मांग रही थी। वल्लाह, ये तो लिखा भी पढ़ सकती है। हाँ, मैं सब पढ़ सकती हूँ। कोई सड़क से आई हुई नहीं हूँ। ये तो औलाद के भरोसे जो अपना सब कुछ उसको दे डाला था, मेरा वही यकीन औलाद ने तोड़ दिया। खूब पढ़ाया लिखाया और जब 2 पैसे कमाने लगा तो कहता, अम्मी तुम बहुत पुरानी नजर आने लगी हो। यहाँ घर में आए दिन कोई मेहमान आते रहते हैं, तुमको देखेंगे तो नौकरानी समझेंगे, इसलिए तुम खाला के यहाँ चली जाओ। इमारतें जब पुरानी हो जाए तो उसे धरोहर कहकर सब टिकट लगाकर देखने आते हैं, लेकिन जब इंसान पुराना हो जाए तो उसे कचरा समझकर इधर उधर फेंकना चाहते हैं। फिर खाला के पास नहीं गई आप? जुबैदा के मुंह खोलते ही परवेज उसे घूरता है और जुबैदा झट से पर्दे की आड़ ले लेती है। जब अपना सगा बेटा ही अपनी अम्मी को रखना हराम समझने लगा था तो मेरी बहन की तो खुद की दुनिया थी जिसमें मैं कहाँ ही घुस सकती थी। देखते देखते सड़क पर आ गई। राह चलते लोगों से भीख नहीं मांग सकती, इसलिए घर घर जाकर कुछ खाने के बदले दुआ दे देती हूँ। हाँ माँ, लीजिए ना। खबरदार, जो अन्न का कण भी यहाँ से इसे दिया तो ये बकवास कहानियाँ किसी और को सुनाना बुढ़िया। जा यहाँ से। ए जी, दर पर आए हुए को भूखा मत जाने दो। रहने दे बच्ची, तेरी नेकी मुझे नजर आ रही है मगर तेरे शौहर की नहीं। परवेज तवरेज शमशेर खान, जितना जलील तूने मुझे किया है ना, अल्लाह तुझे उसकी 100 गुना ज्यादा जलीलियत नसीब कराएगा। तू देख लेना, तू देख लेना। और बुढ़िया उल्टे पांव ही अपना दिया हुआ श्राप बड़बड़ाते हुए चली गई। जुबैदा ये देख परेशान हो उठी। जन्नत के अब्बू, वो अम्मा भी दूर नहीं गई होंगी। जाकर उनके पांव पकड़कर माफी मांगते हुए उन्हें खाना दे आओ, वरना पता नहीं क्या हश्र होगा। खबरदार, जो मुझे कोई फालतू पाठ पढ़ाया तो। और आज तुम्हारी दोनों बेटियां किधर हैं? क्या पो भवन से निकलने का इरादा नहीं लग रहा है? जैसे घर में ही मातम छा रहा है।
कहाँ है दोनों? मुझे ही देखना होगा। जुबैदा के रोकने पर भी परवेज कमरे की ओर बढ़ पड़ा और तभी वो देखता है कि सान्या तो आईने के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगा रही थी और बिस्तर पर चादर ताने जन्नत सो रही थी। परवेज चादर वाली को तो बाद में देखता है, पहले उसकी नजर सान्या पर पड़ती है। सान्या घबराकर हाथ पीछे करके कांपने लगती है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। ओ, तो तैयार हुआ जा रहा है। किस लिए हो रही? तुमको तो बुर्का ही पहनना है ना, तो किसके लिए लगा रही हो लिपस्टिक? बोलो, किसके लिए? कोई यार कर रखा है क्या बाहर जो बुरखे में मुंह घुसाता होगा? नहीं अब्बू। यह खुदा, कैसी घिनौनी बातें कर रहे हैं आप अपनी बच्ची से। रिश्ते का कुछ तो लिहाज रखिए। सही कहा, मुझे बात ही तो नहीं करनी चाहिए। अब्बू की गुड़िया को तो मुझे खुद सजाना चाहिए ना। लाओ, वो मुझे दो। अब्बू नहीं। इधर दो, सुना नहीं? और परवेज सान्या के हाथ से लिपस्टिक छीनकर उसके पूरे मुंह पर पोत देता है। हाँ, अब हो गई तैयार हमारी बिटिया। जाओ, अब ऐसे जाना। हाँ, मगर हिजाब के बिना नहीं, समझी? जी अब्बू। जुबैदा सान्या को संभालती है कि तभी परवेज की नजर बिस्तर पर चादर ताने जन्नत पर पड़ती है। तो अब्बू की मल्लिका अभी तक सो रही है। मल्लिका जी, आप कहें तो उठा दूं आपको? और परवेज क्रोध में आकर चादर जैसे ही उतारता है, देखता है कि वहाँ जन्नत नहीं बल्कि बस तकियों का ढेर बिछा पड़ा था। ये देख परवेज की आंखों में ही नरक जलने लगा था। शाबाश जन्नत, शाबाश। अपने वालिद के मुंह पर कालिक पोतने के लिए ही जन्म लिया था। आज तूने साबित कर दिया। कहाँ गई है? मैंने पूछा कहाँ गई है? पता है किसी को? जुबैदा और सान्या सांस रोक कर खड़े थे कि तभी परवेज अपनी बेल्ट निकालता है और सान्या की ओर बढ़ता है। अपनी अप्पा का ख्याल रखना, ये कहा था ना तुझे। तो फिर वो भागी कैसे? या कहीं तूने तो नहीं? नहीं अब्बू, अल्लाह कसम, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। माफ कर दो अब्बू। तभी परवेज की नजर तकिए पर रखी एक चिट्ठी पर पड़ती है और वो उसे उठाकर पढ़ता है। अब्बू, आप चाहते थे ना कि मैं इस घर से चली जाऊं, तो मैं चली गई। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आपकी मर्जी से निकाह करना था और अब अपनी मर्जी से निकाह कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी पसंद और वो सुंदर जिंदगी देखनी है जो आप मुझे कभी न दे सके, तो दरियाबाग की हवेली में आपका स्वागत है। खुदा हाफिज। आपकी वो जन्नत जो हमेशा इस घर में नरक की तरह जलती रही। परवेज जैसे ही ये खत पढ़ता है, जुबैदा और सान्या तो कोना पकड़े कांप रहे थे, मगर परवेज की लाल आंखों में खून सवार था मैं भी आता हूँ। और वो कमरे से बिना कुछ बोले चला जाता है। अम्मी जान, अब्बू ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो हमको जरा भी प्यार नहीं करते? चुप हो जा मेरी बच्ची। अब्बू नहीं करते तो क्या, अम्मी तो करती है ना। क्या अम्मी काफी नहीं है तुम दोनों के लिए? कुछ मर्दों की जल्लाद जैसी फितरत हो ही जाती है। तेरे अब्बू वही जल्लाद है। चुप हो जा। जन्नत नहा धोकर तैयार होकर नीचे आ ही रही थी कि तभी कमरे के दरवाजे से ही अमीना बेगम जन्नत को कमरे के अंदर धक्का मारती हैं। अम्मी। हाँ अम्मी, कोई तलवार नहीं चला दी है। अच्छा सुनो, घर में मल्लिका का परिवार यानी खाला खालू और भी लोग आए हैं, तो नीचे आओ तो बुरखे में आना। ये रहा बुरका। और अपने इस महल से निकलेंगी कब आप हूरे जन्नत? आओ जल्दी, इतना काम पड़ा है। जन्नत चुपचाप बुरखा थाम लेती है। अमीना के जाते ही समीर सीटी बजाता हुआ कमरे में घुसता है और जन्नत की नजर उस पर पड़ती है। वो त्योर चढ़ाकर क्रोध में आ जाती है। सुबह हो गई आपकी जनाब? आपको खबर भी है हम पर सुबह पहले क्या क्या गुजरी? और अब ये बुरखा आपकी अम्मी ने दे दिया। बस इतनी सी बात पर मुंह बन गया मेरी जन्नत का। अरे पगली, ये बुरखा ही तो है जो किसी को भी सीधे मेरी जन्नत देखने से रोकेगा। वरना अगर सबको जन्नत नसीब हो जाएगी तो कर्मों को कौन ही करेगा? समीर की बातों से जन्नत मुस्कुरा देती है। मगर वो अम्मी सुबह दुपट्टा। अरे बाबा, तुम बिना दुपट्टे में ही मेरे सामने रहा करो। और मैं तो कहता हूँ कि बिना किसी और आड़ के भी। बदमाश, जाओ यहाँ से। जन्नत बुरखा डालकर हॉल में पहुंचती है और देखती है कि सुबह जो समीर की विधवा बनी मल्लिका विलाप करके छाती पीट रही थी, वो सुबह के 10 बजे ही 10 समोसे वाली प्लेट उठाकर मुंह फाड़ फाड़ कर खा रही है। लो, इनकी इद्दत तो यहीं पूरी हो गई। जन्नत की आवाज सबको सुनाई पड़ती है और सब पलट कर देखते हैं कि तभी अमीना उसे फटाफट किचन में भेज देती है। यही है वो आपा जिससे जमीन ने काला चटनी और डालना। जमीन, ये समोसे में स्वाद क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे बिना? एक काम कर मोटी, समीर को भी डाल ले समोसे में, तभी शायद तेरे पेट की आग शांत हो। भैंस की बच्ची। जन्नत बड़बड़ा ही रही थी कि अचानक उसका हाथ कोई खींच लेता है। हाँ, अरे अरे। ऑटो में सवार परवेज अपनी तलवार और 4 भाई बंधुओं को साथ बिठाए दरियाबाग की ओर निकल रहा था। रह रहकर उसके कानों में आवाज गूंज रही थी। जितना जलील तूने मुझे आज किया है ना, अल्लाह तुझे उसकी 100 गुना ज्यादा जलीलियत नसीब कराएगा। तू देख लेना, तू देख लेना। और अगर आपको मेरी पसंद और मेरी वो सुंदर जिंदगी देखनी है जो आप मुझे कभी न दे सके, तो दरियाबाग की हवेली में आपका स्वागत है। खुदा हाफिज। जानिए, क्या परवेज तलवार के जरिए बात करेगा? क्या जन्नत अपने अब्बू के सामने खड़ी भी हो पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी की कहानी तेरे बिन। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जन्नत के अब्बू जन्नत के इस कड़े कदम के बारे में सोच सोच कर भीतर जल रहे थे।
तभी उधर जन्नत एक बंद कमरे में पहुंच जाती है जहां एकदम अंधेरा था। अचानक उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। नवाब साहब, ये आप ही है ना? पहली मुलाकात की शरारत अभी तक भूले नहीं आप समीर। अच्छा बाबा, बत्ती तो जलाओ। अचानक बत्ती जलती है और जन्नत देखती है कि वो किसी ऐसी जगह खड़ी थी जैसे वो असल में कोई जन्नत ही हो। उस कमरे में फर्श पर सुंदर सफेद धुआं उड़ रहा था। आसपास इतने गुलाब थे कि गिना नहीं जा सकता। तभी जन्नत गुलाब की पंखुड़ियों से बने रास्ते पर आगे चलती है और जैसे जैसे उसके कदम बढ़ते हैं उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। या अल्लाह समीर, एक ही तो दिल है, कितनी बार दे आपको। कहाँ हो आप? समीर, समीर, अब बाहर भी आ जाइए। आपके इश्क दिखाने के बाद हमको भी तो मौका दीजिए इश्क जताने का। और तभी धुएं के बीच से जन्नत की नजर समीर पर पड़ती है जो बाहें फैलाए उसके आगे खड़ा था। जन्नत दौड़कर उसके सीने से लग जाती है। दोनों की धड़कनें बेशुमार धड़क रही थी। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के बदन को छू रही थी। जन्नत आहिस्ता से समीर के कानों में फुसफुसाती है। समीर, हमारा दिल बेतहाशा धड़क रहा है, इसकी धड़कनों को सुनिए। क्या सुनाई दे रहा है आपको? समीर जन्नत के सीने से अपने कान लगाकर सुनता है। समीर समीर समीर, या अल्लाह, तुम्हारी तो हर धड़कनों पर मेरा ही नाम लिखा है जन्नत। जन्नत मुस्कुराकर शर्माते हुए पलट जाती है और समीर उसे पीछे से जाकर अपनी बाहों में थाम लेता है। जरा मेरी धड़कनों को भी सुन के देखो। जन्नत आंख बंद करके समीर के सीने से लगकर उसकी धड़कनें सुनती है। यहाँ तो बस हमारा नाम ही। समीर जन्नत को बाहों में कस के थाम लेता है। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत सही आशिकी है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं, सताए हुए सताए हुए हैं। समीर, ये सब हमारे लिए। टेबल पर ढेरों पकवान रखे थे। जी बेगम साहिबा, आपका पसंदीदा चिकन तंदूरी, मुर्ग मुसल्लम और जो भी आपको पसंद है, आज की दावत आपके अब्बू की ओर से। जन्नत को समीर की बात कुछ हजम नहीं होती है। अचानक वो देखती है कि समीर उसे लगातार घूर रहा था। समीर, तुम हमें घूर क्यों रहे हो? और वो टेबल पर बैठ ही रही थी कि तभी उसे दूर कोई आदमी खड़ा दिखाई देता है। वो वहाँ कौन खड़ा है और क्या उसने सब बातें सुन ली थी? समीर कुछ बोले बिना ही टेबल से एक चिकन टंगड़ी उठाकर चबाने लगता है। जन्नत धुआं चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और वो आदमी के करीब पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। कौन हो तुम और हमारी जगह पर क्या कर रहे हो? ऐसे गलत ताका-झाकी करने पर तुमको कोई खौफ नहीं है क्या? और वो आदमी जैसे ही पलटता है, जन्नत देखती है कि वो विशालकाय आदमी उसका अब्बू परवेज था। परवेज उसकी ओर क्रोध भरी निगाहों से देखता है। जन्नत के कदम घबराहट से पीछे की ओर जाने लगते हैं और परवेज के कदम आगे की ओर। अब्बू, अब्बू आप यहाँ कैसे? अब्बू नहीं, नहीं मारोगे नहीं, अब्बू नहीं, अब्बू मारोगे नहीं। जन्नत पीछे की ओर चल रही थी कि तभी समीर भी उसके पीछे आ खड़ा होता है। समीर, हमको बचाओ, अब्बू हमारी जान ले लेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? परवेज क्रोध भरी निगाहों के साथ जोर से चिल्लाता है। मुर्ग मुसल्लम? हाँ? क्या? अब ये आपकी आवाज को क्या हुआ? ओहो महारानी, कीमा कबाब, चिकन तंदूरी, मुर्ग मुसल्लम, मीट कबाब, टंगड़ी। जन्नत कुछ समझती कि तभी उसके सिर में अचानक बहुत तेज दर्द होता है। अम्मी! अचानक ऑटो का ब्रेक लगता है और नींद में सोया हुआ परवेज झटके से जाग जाता है। एक बहुत बुरा ख्वाब देखा कि जन्नत वहाँ महल में मल्लिका की तरह। खैर बताओ, पहुँच गए क्या? हाँ भाईजान, पहुँच गए। और सब लोग ऑटो से उतरकर एक खाली सड़क पर उतर जाते हैं। आखिर क्या चल रहा था परवेज के भीतर? जन्नत देखती है कि उसके ख्यालों की जन्नत तो एकदम काफूर हो गई थी और उसकी जगह उसके सामने साक्षात उसकी सास अमीना भी खड़ी थी। अमीना ने ही जन्नत का हाथ खींचा था और अब उसके बाल अमीना के हाथ में थे जो वो जोर जोर से खींचे जा रही थी। अम्मी जान, आखिर बात क्या है? आप हरदम क्यों खफा रहती है हमसे? खफा होने की बात करती है? आज मुर्ग मुसल्लम और तंदूरी बनानी थी, उसका क्या हुआ? जी बस मसाला लगा कर रखा है। इन हाथों से? अपने हाथों के नाखून देखे हैं कितने बड़े हैं, ऊपर से रंगों से पोत भी रखे हैं। अगर इन हाथों से खाना बनाओगी तो मेरे मेहमान बीमार नहीं हो जाएंगे? तुमको तो तुम्हारी अम्मी ने कुछ नहीं सिखाया और इन खुले जुल्फों को लहराकर मुर्गे को फिर से जिंदा करना है क्या? इस घर में अपने केशियों पर थोड़ा काबू रखना बेटा। मत करो अम्मी, प्लीज अम्मी प्लीज। अमीना अपने सख्त हाथों के इस्तेमाल से ही जन्नत की उंगलियों के साथ मशक्कत करके जबरदस्ती उसके नाखून तोड़ती चली जाती है। इस श्रृंगार में जन्नत के प्राण बसते थे और अमीना एक एक कर जब उसके नाखून काट रही थी, जन्नत के शरीर पर तलवारें चल रही थी, प्राण निकल रहे थे और जन्नत बस रोते हुए अमीना को रुकने की मिन्नतें कर रही थी कि तभी अमीना ने जब जोर से एक नाखून तोड़ा तो उसकी उंगली भी घायल कर दी थी और वहाँ से खून आने लगा था।
ले, हो गई सफाई, अब इन केशों की बारी। अमीना जोर से खींचकर उसके बालों को बांध देती है और मल्लिका जैसी जन्नत चंपू चमेली जैसी बन जाती है। ओहो, तेरी उंगली से तो खून आ रहा है, अब इन हाथों से तो कैसे ही बनेगा खाना। पता नहीं कैसा गंदा खून होगा तेरा, ये कहीं खाने में न मिल जाए। तू रह नहीं दे। जब इंसान की काम करने की नीयत ही मरी रहती है तो कुदरत भी उसे वो काम नहीं करने देती। उफ, अब तो नौकरानी को ही कहना होगा। अमीना जन्नत को पीछे धकेलकर वहां से हटने लगती है कि तभी जन्नत का चरम फूट पड़ता है और वो फबक फबक कर बिलक बिलक कर खूब रोती है। जब मुझसे खाना बनवाना ही नहीं था तो जानबूझकर ऐसी ज्यादती क्यों करी मेरे साथ? क्यों क्यों? क्या दुश्मनी है आपकी मेरे से? अमीना जन्नत की बात सुनकर फिर से पलटकर उसके पास जाती है और उसका चेहरा सहलाती है। नहीं बेटी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुझसे। तुझसे भला क्या दुश्मनी होगी, मगर मुझे दुश्मनी है तेरे आजाद ख्याल से। अब उनको तो काबू में करना ही होगा ना मेरी बच्ची। चल एक बात बता, तू जानती है जो पालतू पक्षी होते हैं उनका मालिक पक्षियों को पिंजरे में कैद करते समय उनके पंजे में एक धागा बांध देता है, क्योंकि वो जानता है कि खुला आसमान देखते ही कहीं वो उड़ ना जाए। और जब भी वो उड़ने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी उड़ान का आकार बस धागे के जितना ही होता है। तो इस बात से क्या समझी कि तेरे पाँव में कभी बेड़ियां नहीं थी, इसलिए तो कुछ ज्यादा ही उड़ना सीख गई है। पर अब बारी है वहां मोटी रस्सी बांधने की, दरियाबाग के तौर तरीके सिखाने की। ये रहा बुर्का, खाना बन जाए तो परोसने बाहर ले आना, मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। और वो जन्नत के मुंह पर बुर्का फेंक कर हंसते हुए चली जाती है। जन्नत वहीं फर्श पर बैठकर अपने नाखूनों को निहारती है और रोती है। हमारे नाखून, हमारे नाखून कितने बेजान हो गए हैं। इनको बड़ा करने के लिए पहले अब्बू के साथ बड़ी लड़ाई करी और जब लगा कि अब अपनी शर्तों पर कुछ कर सकती हूँ तो आज तुम सब मारे गए। कितने रंग भर लिया करती थी तुम में, जो सब रंग अपनी जिंदगी में कभी भर नहीं सकते थे, वो सब रंग यहाँ भरकर खुद में खुश रहा करते थे हम। और अब देखो, हमारी ही तरह तुम सभी बेरंग हो गए हो। जन्नत फर्श पर गिरे अपने टूटे नाखूनों को अपने आंचल में समेटकर कमरे के एक बक्से में रख देती है और उस पर एक काला कपड़ा ढक देती है। जन्नत अपनी आजादी के पंख कटने के गम में अल जनाजा पढ़ने के लिए अपने दोनों हाथ से अल्लाह को याद करती है। अचानक जन्नत खड़ी होती है, अपने बदन पर बुर्खा डालती है और बाहर किचन में जाती है। लाओ हया, खाना दो, मैं मेहमानों को परोस दूं। जन्नत खाना लेकर मल्लिका और उसके अम्मी अब्बू को परोसती है। हैं, तुम्हारा हाथ लगते ही तो मुसल्लम भी जहर बन गया होगा। कोई बात नहीं, खा लेती हूँ। मल्लिका रसे में उंगलियां डुबो डुबो कर मजे से खाए जा रही थी। अरे अमीना, तेरे घर में नौकर भी पर्दे में रहते हैं। वाह, ऐसी तमीज तहजीब, वाह भाई वाह। अब भी ये नौकर नहीं, हमारे साहबजादे की खराब पसंद उसकी बीवी है। अरे वाह, शाबाश। बेटे की बहू को तो ऐसे ही कब्जे में रखना चाहिए, वरना क्या पता कब तुम्हारा बेटा ही लेकर उड़ जाए। तौबा तौबा, किसके हाथ से खाना परोस दिया, मुंह का सारा जायका ही खराब हो गया। हाथों गंदा खून कहीं का। जन्नत अपनी नजरों के सामने अपनी सारी जलीलियत सहती चली जा रही थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े उसके अब्बू परवेज पर पड़ती है, जो पुलिस बंधुओं के साथ आया था। उसी समय समीर का भी वहाँ आना हो गया, जो सारा तमाशा अपनी आंखों से देख लेता है। अब्बू, आप यहाँ? परवेज के कदम हवेली के अंदर बढ़ रहे थे। तो दरियाबाग की मल्लिका। वो मैं हूँ, मैं चचा मल्लिका, मैं हूँ। अम्मा देखा, चचा मुझे दरियाबाग की मल्लिका बुला रहे हैं। मल्लिका की अम्मी मल्लिका के कोहनी की मार कर उसे चुप कराती हैं। इतना गंभीर माहौल होने के बावजूद मल्लिका रोगन जोश में हाथ भिगो भिगो कर सुपड़ सुपड़ करके चाट रही थी। परवेज जन्नत पर थप्पड़ मारने के लिए उसकी ओर हाथ उठाता है। अब्बू नहीं। जन्नत घबराकर आंखें मींच लेती है, मगर तो ये हाल देखने के लिए तकिए तले वो खत छोड़कर गई थी तुम? दरियाबाग की मल्लिका जन्नत बुरखे में मेहमानों को मुर्ग मुसल्लम परोस रही है। देखा भाइयों, तुमने देखा? मेरी बेटी जो मेरे घर को कैद कहा करती थी, वो यहाँ कितनी शान से तंदूरी परोस रही है, वो भी घर की चार दीवारी के भीतर भी इस काले बुरखे में। मेरा हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा। कोई ससी को रोको। अब्बू बस करिए ना। जन्नत अपने अब्बू का कांधा थामकर रो ही रही होती है कि तभी उसके अब्बू उसे झटक देते हैं और जोर से उसका हिजाब खींच लेते हैं। कौन हो तुम? और जन्नत बेपर्दा हो जाती है। देखिए क्या होगी जन्नत की आगे की लड़ाई। अब क्या वो अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेगी या अपनी आजादी के लिए? देखिए वो कौन सी जंग हारती है और कौन सी जीतती है। जानने के लिए देखते रहिए तेरे बिन जैसी अलग कहानी, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। परवेज जन्नत का चेहरा देखकर हैरानी से बोलता है। कौन हो तुम? क्या ये आपकी बेटी नहीं है? नहीं, ये मेरी औलाद नहीं है। नहीं है ये मेरी बेटी। बताओ कौन हो तुम?
जन्नत कहाँ है? बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? अबू, ये मैं ही तो हूँ, आपकी बेटी जन्नत। परवेज जैसे ही उसके मुंह से बोल सुनता है, जोर से चीखता है। बेटी ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ गया मेरा शेर? परवेज वहीं घुटना डालकर जमीन पर ही रोने लगता है। उसके सीने से इतने मातम भरे आंसू निकल रहे थे मानो वो वहीं प्राण त्याग दे, मगर क्यों? अबू, ये क्या हुलिया है? ये कैसा पर्दा है? मैं आज तक तुझे बंदिशों में कैद करता रहा, और जब तू पिंजरा खोलकर खुले आसमान में उड़ी तो सीधे बाज के घोंसले में क्यों आ गई, इस कैद में? अबू, ये सब अबू आप नाराज? नाराजगी? किसी नाराजगी? किस बात की नाराजगी? मैं तो तुझे हमेशा अपना वो बेटा मानता था जिस पर इतना विश्वास था कि एक दिन ये अपने अब्बू के खिलाफ कभी तो आवाज उठाएगी। मैं कड़क बनता रहा ताकि मेरी बेटियां कड़क बन सके। मैं चाहता था कि तू बदल जाए, तू बोले अब्बू बस करो, ये घर नहीं कैद है और मुझे खुलकर जीने दो। जमाना जो मुश्किलात पैदा कर सकता था मैंने वो सब अपने ही घर में पैदा करके बचपन से ही मेरी बेटियों को लोहा बनाया, शेर बनाया, मगर तू माटी कैसे हो गई? लग रहा है मानो कसाई के हाथों बकरी हलाल होने से खूंटे से बंधी हुई अपने मरने का इंतजार कर रही हो। जन्नत अपने अब्बू को खुद के लिए रोता देख हैरान थी। परवेज एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। अबू, आपने हमसे कभी कुछ बोला क्यों नहीं था कि आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत? अरे तुम दोनों ही मेरे लिए खुदा से मिली ईदी का तोहफा हो मेरी बच्ची, लेकिन दरिया बाग में आकर तुम्हारा ऐसा आश्र मैंने नहीं सोचा था। सोचा था कोई रानी साहिबा सी बनी ठनी घूमने वाली बेगम बनी होगी मेरी जन्नत, अपने अब्बू की कैद से रिहा होकर, मगर ये क्या? अपने केशियों को खुला करने के लिए जो तुम मुझसे भी बहस कर रखी थी, आज उनमें जान क्यों नहीं है? इस पर्दे ने मेरी गुड़िया के तो प्राण ही कैद कर दिए हैं। जन्नत भी अपने अब्बू के पास जाकर फूट फूट कर रोती है और वो अपने अब्बू के सीने से लगकर बिलख बिलख कर खूब 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 रोती है। पहली बार जन्नत के अब्बू ने दिल खोलकर अपनी औलाद को सीने से लगाया था, मगर वो भी उस मझधार में जहाँ जन्नत खुद ब खुद पराई हो चुकी थी। वहाँ खड़े पुलिस भाई बंधु भी बाप बेटी का ऐसा मिलन देखकर रो उठते हैं। समीर की भी आंख नम थी। वो आगे बढ़कर कुछ बोलता कि तभी अमीना भी आ धमकती है। ये क्या रोना धोना लगा रखा है? ये सब तमाशा करना है तो इस चौखट के बाहर जाकर करो, यहाँ हमारे मेहमानों के आगे ऐसी बकवास नहीं करना। ए लड़की, अपने अब्बू को उठा और दोनों निकलो यहाँ से। जब से आई है बस रायते की तरह फैलती ही जा रही है, फैलती ही जा रही है। गंदा खून कहेंगे। अपने माँ बाप को यहाँ से उठ, अपने गंदे बाप को यहाँ से उठा और बाहर फेंक। हया, ये जहाँ जहाँ आंसू गिरे हैं फिनाइल से पोछा लगा देना। घर में कीटाणु नहीं आने चाहिए। जन्नत को अपने अब्बू का इस तरह से किया गया अपमान रास नहीं आता। वो अमीना को घूर कर देखती है। ये बकरे जैसी आंखें मत दिखाना, वरना एक झटके में नोच डालूंगी मेमनी सी सूरत की। अब्बू मेमनी बोल दिया। हाँ, अब ऐसी सूरत है तो हिरनी तो नहीं बोलेंगे ना, मेमनी ही बोलेंगे ना। हिरनी तो बस मैं ही लगती हूँ। क्यों अब्बू, लगती हूँ कि नहीं? मल्लिका का अब्बू जब जवाब नहीं देता तो मल्लिका अपने वालिद के पेट में जोर से कोहनी मारती है। हाँ हाँ बेटी, एकदम हथनी, मेरा मतलब हिरनी लगती है मेरी नाजुक बेटी। या खुदा। हिरनियों की भी मल्लिका हूँ मैं। के मुंह से जन्नत के लिए ऐसी गुस्ताखी सुनते ही परवेज तिलमिलाता हुआ उठता है और जोर से उसकी ओर चीखता हुआ अपनी तलवार उठाता है। क्या बोली? पीठ से चीर दूंगा तुझे। तभी जन्नत अपने अब्बू का हाथ पकड़ लेती है। अमीना ये देख सहम जाती है तो तभी अमीना के पास समीर आ जाता है। ये क्या बदसलूकी है जन्नत? तुम्हारे अब्बा जान मेरी अम्मी पर तलवार चलाने वाले थे। जन्नत समीर को अपनी अम्मी की साइड लेता देख उसे घूरती है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। हमारे अब्बू ने तुम्हारी अम्मी पर तलवार उठाई ये नजर आया, मगर तुम्हारी अम्मी इतनी देर से मेरे अब्बू को बदजात खून बोल रही है, गंदगी बोल रही है, एक बाप के दिल से निकले आंसुओं को कीटाणु बोल रही है, वो नहीं नजर आया। ओ कम ऑन जन्नत, तुम तो मेरी अम्मी को जानती ही हो ना, वो थोड़ा बहुत, मगर तुम तो। ओ कम ऑन समीर, तुम तो हमारे अब्बू को जानते ही हो ना, वो थोड़ा बहुत तो। समीर जन्नत के ऐसे जवाब से हैरान था। कल तक जो दो फूल प्यार की बगिया में खिल रहे थे वो आज एक भौरे और एक मधुमक्खी की वजह से आमने सामने हो गए थे। तभी ये तमाशा देख अमीना का ऊपरी माला गर्मा जाता है और वो अपने फोन से पुलिस का नंबर डायल करती है। हेलो, हाँ, ये घर में कोई तमाशा कर रहा है, इसको ऐसी सजा दीजिए कि फिर कभी छूटकर बाहर तक ना आ सके। जन्नत ये बात सुन घबरा जाती है। अरे तू घबरा क्यों रही है? मैंने मोटे मोटे हार इस तलवार से काटे हैं, तो तेरी सास तो चूजा है चूजा। अब जब गलत करने की बदनामी हो ही गई है तो क्यों ना गलत करके ही सलाखों के पीछे चला जाऊं मैं। तभी पुलिस वाला आकर परवेज का हाथ दबोच लेता है। अमीना मैडम, साहब को फोन करने की क्या जरूरत थी? मैं था ना यहाँ संभालने के लिए। ओह, बहुत हो गया तेरा, अब चल यहाँ से, वरना ऐसी हवालात में डालूंगा कि सारी उम्र सड़ेगा वहाँ पर।
जन्नत ये देख अपने अब्बू के आगे हाथ जोड़ती है और उनसे विनती करती है। अब्बू, खुदा के वास्ते हमारे ससुराल से चले जाइए। अब्बू चले जाइए, आपको हमारी कसम। और परवेज ये सुनते ही पुलिस के साथ वहाँ से चला जाता है। अब अमीना जन्नत को घूरे जा रही थी, मगर जन्नत को अब अपने अब्बू के साथ की हिम्मत मिल गई थी। वो सीधे कमरे में जाकर इधर उधर क्रोध से चक्कर लगा रही थी। तभी समीर भी वहाँ आ जाता है। वो सब क्या था जो अभी नीचे हुआ? हाँ बताओ, वो सब क्या था अभी जो नीचे हुआ? हम भी वही जानना चाहते हैं। ओ मैन, खुदा के लिए मेरी बातें दोहराना बंद करो जन्नत। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बस उसका जवाब दे दो मुझे। नहीं देना जवाब? हाँ नहीं देंगे हम कोई जवाब। हम आपसे कोई सवालात जवाब वाला खेल खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो उसमें भी दगा ही देंगे। जन्नत की आंखें बोलते हुए भर आई थी और वो रोते हुए खिड़की के पास जाकर रोने लगती है। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे, अजनबी तुम हो जाओ, गैर हम हो न सकेंगे, तुम्हारे घर को दर और खुदा तुमको बना लिया, खुदा तुमको बना लिया, तेरे वादे वो इरादे, तेरे वादे वो इरादे ओ मितवारे, सब कुछ भुला दिया रे वफा का कैसा सिला दिया। जन्नत रो रही थी कि तभी समीर पीछे से जाकर उसको थाम लेता है और उससे चिपककर वो भी रोता है। ओ मितवारे कैसा सिला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया, कैसा सिला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया। और जन्नत प्यार में चूर होकर उसको थामे हुए समीर के हाथ को चूमती है तो वो हाथ हवा हो जाता है। जन्नत हैरान होती है कि वहाँ समीर था ही नहीं। तभी वो पलट कर देखती है तो समीर तो बिस्तर में करवट मोड़कर सो भी चुका था। तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो। आज का तमाशा बड़ा लंबा था, मुझे अब आराम करना है। जन्नत समीर का ऐसा रूखापन देख मायूस हो गई थी। वो भी चुपचाप बिस्तर में आकर करवट मोड़कर सो जाती है। इस ओर समीर रात के जुगनू सी आंखें झपका रहा था जिसमें ढेरों आंसू थे, और दूसरी ओर जन्नत सो कम रो ज्यादा रही थी। दो प्यार करने वाले लोगों के रिश्ते का ऐसा हश्र हो जाना किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। किसी बेगाने की खातिर तूने अपनों को भुला दिया, हाँ अपनों को भुला दिया, तेरे वादे वो इरादे। अगली सुबह होती है। जन्नत पर्दा से अब बेपर्दा हो चुकी है। वो अंगड़ाई लेती है और मुस्कुराती है जैसे वो आज फिर से जन्मी हो। वो बड़ी खुश थी और वो नीचे हॉल में आ जाती है। तभी वो देखती है कि अमीना घर में खुले सिर घूम रही है और उसका पर्दा कांधे पर गिरा है। जन्नत खिलखिलाती उसके पास पहुंच जाती है। ओ सासू अम्मी, चूट चूट, आज मेरा साथ देने के लिए तुमने भी पर्दा नहीं डाला ना सिर पर? वाओ ना। ये सुनकर अमीना घबराते हुए सिर पर पर्दा रखती है और जन्नत को घूर कर देखती है। गुस्ताख लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू घर में बेपर्दा होकर घूम रही है? बेपर्दा होकर घूम रही है, ये सब हराम है, ये है वो है, वही सब बातें, ब्ला 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 ब्ला। थकती नहीं है क्या आप सासू अम्मी? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन कर करके। हाँ, थकती नहीं है क्या? अरे कभी तो सिर से पर्दा हटाकर देखो ताकि तुम्हारे बालों में जो जुएं होंगी वो भी सांस ले सके। अमीना और वहीदा बीजी दोनों जन्नत का ऐसा बर्ताव देखकर एक दूसरे का मुंह देख रही थी। अब समीर दी वोटी नो की हो गया। कैसी कमली वर्गी गल्ला कर रही है ये अमीना। ओ बीजी साडी पंजाबी दादी, आहू आहू, तुसी भी पर्दे नू थोड़ी देर हटाकर कदे सांस ले लिया करो। और कुछ नहीं तो अपने बूढ़े बाल ही दिखा दिया करो। ऐसा लग रहा था जैसे ये वो जन्नत नहीं है, ये कोई और है। तभी मल्लिका भी दरवाजे से अंदर आ रही थी। ला 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 ला। और जन्नत भी लहराती हुई मल्लिका के पास जाकर उसकी बाहों में अपना हाथ डालकर घूमी घूमी करने लगती है। ला 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 ला। एक मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी के जाल में वो जाकर फंसा, जाल को देखा देख कर डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। काला जान मोटा हाथी बोला। अमीना रोते हुए मल्लिका को चुप कराती है। आखिर इसको हो क्या है? वो सासू माँ, गंदा खून होना तो बस उसी का असर दिखा रही हूँ। अब देखो आखिर कौन है ये जन्नत परवेज खान। उधर कमरे में समीर सो रहा था कि तभी उस पर बाल्टी भरकर पानी जोर से फेंका जाता है। वो हड़बड़ा कर उठता है। बाढ़, बचाओ बचाओ बचाओ। वो देखता है कि पानी जन्नत ने ही डाला है। जन्नत उसे घूर कर देख रही थी। वो उठता है और बिना कुछ सोचे समझे सीधे जाकर जन्नत के तमाचा लगा देता है। अम्मी सही कहती हैं, तुम हो बद। समीर खुद की जुबान पर तो काबू कर लेता है, मगर क्या वो इस टूटते रिश्ते पर काबू कर सकेगा? क्या अंजाम होगा इस कहानी का? और क्या हुआ होगा इस 5 साल के बीच?
जानने के लिए देखते रहिए तेरे बिन, जो अब है अपने अंजाम की ओर। जुड़े रहिए अपने पसंदीदा लव सिटी के साथ। प्यार कम मिल रहा है तो शर्मा राइटर भी कम ही आएंगी। अब रोकना है तो रास्ता आप सब जानते हैं। कीप लविंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समीर जन्नत को जोरदार तमाचा लगाता है और ये तमाचा जन्नत के गाल पर नहीं बल्कि इन दोनों के रिश्ते पर जा लगता है। और मारो, रुक क्यों गए? मारो ना, और तुम्हारी अम्मी भी मार रही है, अब तुम भी मारो। पहले हमें अब्बू मारते थे, पर अब पग पग पर हर कहीं बस चोट ही तो लग रही है। जन्नत, वो तो बस गुस्से में हाथ। तुम एक काम करो, बदले में मुझे भी चांटा लगा दो। जन्नत पलटकर समीर के गाल पर चांटा लगा देती है और समीर बस गाल सहलाता रह जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर बिलखते हुए एक दूसरे के सीने से जा लगते हैं। हम एक बात तो जान गए हैं। क्या? कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ये रिश्ता हमारे नाम का कभी था ही नहीं। न तुमको मुझसे मोहब्बत है और ना ही शायद तुमको। ये सुनते ही जन्नत एक झटके में समीर से दूर हटती है। हाँ, नहीं है हमें तुमसे कोई मोहब्बत। हाँ, यही सच है कि एक मुलाकात में किसी संग मोहब्बत होना नामुमकिन है, मगर हमें अपनी आजादी चाहिए थी। हमें अपने पिंजरे से छुटकारा चाहिए था। ऐसा नहीं है कि तुम पसंद नहीं हो, मगर पसंद और इश्क में बहुत फर्क है। हम चाहते थे कि दरियाबाग हवेली का राजकुमार जब हमसे निकाह कर लेगा तो अब्बू की डाली बेड़ियों से भी हमें रिहाई मिल जाएगी। हम खुलकर बेपर्दा होकर सांस ले सकेंगे। इसका मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल? नहीं, तुम शक्ल से जितनी भोली मासूम लगती हो उतनी हो नहीं। जुबान संभाल कर समीर, जिस लालच में हमने तुमसे निकाह किया, तुम्हारा भी उसके पीछे एक लालच था। उस भैंस की बच्ची मलिका से निकाह ना हो, इसलिए तुमने भी हमसे निकाह इसी वजह से किया। तो इस्तेमाल भी तुमने भी हमारा किया, मगर शायद तुम एक बात भूल गए कि हमारे इस रूप के अलावा भी हमारे पास कुछ है। एक नरम दिल जो भले ही किसी भी वजह से इस घर में आया हो, मगर आया तुम संग ही था। मगर तुम तो जैसे इस रिश्ते में हो ही नहीं समीर। हम सच में तुम्हारी बेगम बनकर आए थे यहाँ, मगर तेरे बिना अब ये लड़ाई हमें थका रही है। बस इस पर्दे में, यहाँ की बेड़ियों में, इस सोने के पिंजरे में हमारा दम घुटने लगा है। हमें यहाँ से जाना होगा। जन्नत अपना बैग पैक करने लगती है और समीर वहीं पत्थर बना सब देखता जा रहा था। रह रहकर उसके कानों में जन्नत के कहे शब्द गूंज रहे थे। अपना ख्याल रखना समीर। काश हम इश्क में पड़ने का नाटक नहीं करने की बजाय सच्ची दोस्ती में पड़ते तो शायद ये रिश्ता एक सुंदर मोड़ पर जाकर खत्म होता, मगर अब ये बहुत घिनौनी जगह जाकर खत्म हो रहा है। हमें कहते हुए अफसोस हो रहा है, मगर हम तुम्हारा और तुम्हारे परिवार में से किसी का भी चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, जिंदगी में कभी भी नहीं। खुदा हाफिज। और जन्नत अपना सारा सामान लेकर समीर से मुंह फेर कर रुखसत हो चली थी। होना तो ये चाहिए था कि समीर को उसी समय जन्नत को रोक लेना चाहिए था, लेकिन समीर ने अपना मुंह जन्नत से फेर लिया था। बेवफा तुम नहीं, बेवफा हम नहीं, फिर क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे फासले हो गए, क्या पता कहाँ हम चले, कहाँ हम चले, कहाँ हम चले। जन्नत घर से निकल रही थी। उसे जाता देख अमीना और मल्लिका दोनों कितनी खुश थीं। समीर होश में आता है और वो जैसे ही कमरे के बाहर जाकर ऊपर से झांकता है, जन्नत तब तक दहलीज पार करके जा चुकी थी। न जाने क्यों जन्नत के जाते ही समीर के अंदर कुछ दर्द सा हुआ। उधर अमीना और मल्लिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर तभी दरवाजे के अंदर से उड़ता हुआ बुरखा आकर अमीना के मुंह पर पड़ता है। ये क्या है? जन्नत के पाँव की बेड़ियां जो वो तोड़कर शायद हमेशा के लिए चली गई है। ये बात सुनकर अमीना और मल्लिका दोनों एक दूसरे को खुशी से देखते हुए ताली मारकर एक दूसरे के सीने से लगकर मुबारका दे रही थी, जो चीज समीर देख लेता है। आखिरकार खुदा ने मेरी सुन ही ली अम्मी जान, जो मेरी सौतन को घर से भगा डाला। आज तो मुहर्रम से भी बड़ा जश्न मनेगा, और अब तो मेरे शौहर के नाम का मैं रोजा भी तोड़ दूंगी। हाँ मेरी छुई मुई, ऐसी बला टली है कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी। समीर, समीर बेटा देख तो वो चुड़ैल चली गई। अब तो तू असली मल्लिका के पास 2 पल बैठ जा। अमीना समीर को पुकारती रही, मगर समीर ने सुनकर भी अनसुना कर जाकर अंदर से कमरा बंद कर लिया और वो दरवाजा खुलता है। सीधे 5 साल बाद समीर पार्क में उदास बैठा था। उसकी आंखें नम थीं। पीछे बूढ़े पांव से थोड़ी झुकी हुई सी अमीना समीर को पुकारते हुए आती है। समीर, समीर, नवाब कब तक तुम मुझसे नहीं बोलोगे? अम्मी से भी कोई ऐसे मुंह फेरता है क्या? देखो ना बेटा, हम तुम्हारी जान है, अम्मी जान। मगर समीर एक तलक भी अमीना की अरदास नहीं सुनता है और पलटकर नहीं देखता है।
या अल्लाह, ये कैसा जुल्म कर दिया हम पर। 2 ही औलादें थी और दोनों को हमसे रुसवा कर दिया। अरे इतनी भी बड़ी खता नहीं थी मेरी जो ये सजा दी जा रही है हमें। अली तो मुझे अपनी दुनिया से अलग कर ही चुका है। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि वो कभी भी 7 समंदर पार विदेश में जाकर पढ़ाई करे। अरे पढ़ना था तो क्या अपने मुल्क में पढ़ने की जगह कम थी? देखा न तूने विदेश जाने का क्या हश्र हुआ। अपनी वहीदा बीजी के इंतकाल तक पर आना नसीब नहीं हुआ उसे। अल्लाह रहम करे। और एक तू है कि तू भी मत कर समीर, अपनी अम्मी के साथ ऐसा सलूक मत कर। समीर उठता है और बिना अमीना की ओर देखते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तभी उस बगीचे में से एक 3 साल की छोटी बच्ची दौड़ी दौड़ी आती है और अमीना को देखकर हंसती है। आप बूढ़ी हो ना? अमीना बच्ची का ऐसा सवाल सुनकर चिढ़ जाती है। बताओ ना, बूढ़ी हो ना आप? मेरे अबू कहते हैं कि बड़े लोगों के बाल इसलिए सफेद होते हैं क्योंकि वो बूढ़े होते हैं। तो देखो, आपकी भी बाल सफेद है। आपको पता है बूढ़े लोग फरिश्ते होते हैं, मेरी दादी की तरह। पता है मेरी दादी दूर आसमान से हमको दुआएं भेजती है। आप भी तो किसी के लिए दुआएं करती होंगी ना अम्मा? इतनी नन्ही सी बच्ची कितनी बड़ी बातें बोल रही थी। असल में बड़े बुजुर्ग आने वाली पीढ़ी के लिए फरिश्ते ही होते हैं जो हर गलत को रोकने के लिए अपने तजुर्बे का चमत्कार दिखाते हैं। अमीना बच्ची का सिर सहलाकर अपने आंसू साफ करती है। बातें तो बड़ी प्यारी करती हो। क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ अकेले क्यों घूम रही हो? कहीं गुम तो नहीं हो गई हो? मेरा नाम अमीना और वो रहे ना मेरे अब्बू। अब्बू, अब्बू। छोटी अमीना दौड़ते हुए जाकर समीर का हाथ पकड़ लेती है। अब्बू, अब्बू, आप रुक क्यों नहीं लाए थे? अले, आप लो लाए हो? क्यों लो क्यों लाए हो आप? नहीं लोला अमीना, चलो घर चले। अब्बू, वहाँ पर फरिश्ता था, सफेद बाल वाला, एकदम दादी जैसा। अमीना ये जानकर कि ये छोटी बच्ची उसी की पोती है, समीर की ओर तड़प कर देखती है और अपनी झोली फैला देती है। और उधर समीर अमीना की ओर देखता है कि तभी समीर का हाथ आकर कोई थामता है। क्या सोच रहे हो, माफ करूं या नहीं? पता है समीर, माफी से बड़ी कोई राहत नहीं होती। अगर उस दिन मैं भी तुमको माफ न करती तो क्या हम यहाँ खड़े होते? समीर जन्नत की ओर देखता है और वो उस दिन को याद करता है जब जन्नत उसकी जिंदगी से रुखसत हो गई थी 5 साल पहले। जन्नत अपने अब्बू के यहाँ आ गई। उसे अम्मी अब्बू का भरपूर प्यार, परवाह और हर किस्म की आजादी मिल रही थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ होकर भी वो भीतर से एकदम अधूरी है। उधर समीर की जिंदगी में भी सब सामान्य हो चला था। वो आज भी मल्लिका से दूर भागता था, मगर किसी और लड़की के करीब जाने तक का ख्याल उसके जहन में नहीं आता था। दोनों अपने अपने कमरे के कोनों से आसमान में झांक रहे थे। बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब संवरने लगे, तुम्हारी गलियों से रोजाना हम गुजरने लगे। अगला दिन उगता है। जन्नत रोज की तरह घर से बाहर ताजी हवा के लिए निकलती है तो वो देखती है घर के बाहर बुर्खा पहने हुए कोई खड़ा है। जन्नत ये देख हैरान रह जाती है। कहिए मोहतरमा, कोई तकलीफ आपको? अब्बू, अब्बू, बाहर कोई खातून आई है। तभी बुरके से हाथ आते हैं और जन्नत का मुंह ढकने लगते हैं। जन्नत छटपटा जाती है। छोड़ो हमें, छोड़ो, हम शादीशुदा हैं, छुओगे तो नरक में सड़ोगे। और बुरखे में से चेहरा समीर का निकलता है और जन्नत ये देखकर चौंक जाती है। जन्नत उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगती है। इतनी देर लगा दी आने में। इस बार साथ में अपने मोहब्बत लाया हो ना, तो आने में थोड़ी सी देर हो गई। फरी भी हो तुम, मोहब्बत भी लाए हो तो पर्दे में कैद करके। कहीं भीतर से फिर से कोई ठगी का इरादा तो नहीं है ना? नहीं, कभी नहीं। अब से ठगा जाएगा तो बस एक चीज को, ये रीति रिवाजों को, समाजों को, ऐसे बंधन को जिसने लड़की को कभी आगे ही नहीं बढ़ने दिया। जानते हो समीर, पर्दा कितनी सुंदर चीज लगता है जब वो गहने की तरह पहना जाए, लेकिन जब वही पर्दा बेड़िया बन जाए तो वो दम घुटने लगता है। हमारा भी दम घुटने लगा था वहाँ। समीर ये सुनते ही बुरखा निकालकर उसे दूर फेंक देता है। अब से दिल दुखेगा तो पहले मेरा दुखेगा, सांस टूटेगी तो पहले मेरी टूटेगी, और मोहब्बत होगी तो ज्यादा मैं ही करूंगा। समीर, तुम भी ना। दोनों रूठे प्रेमी मानकर एक दूसरे के सीने से लग जाते हैं। तेरे बिन सब फीका सा था, तू है तो नीम सा जग भी चाशनी सा लगे। हाँ, हमें इश्क है तुमसे। मुझे भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है जन्नत, चेहरे से शुरू होकर जो रूह तक जा मिले, ऐसी मोहब्बत। दोनों का मिलन देख जन्नत का परिवार भी बहुत खुश हो गया था। लेकिन समीर जब जन्नत के साथ अमीना के पास गया तो अमीना ने जन्नत और उसमें से एक को चुनने का फैसला दिया। जन्नत की दुनिया मुझसे है अम्मी, इसीलिए मैं जन्नत को चुनूंगा ताकि मैं उसकी उम्र भर छत बन सकूं और वो मेरा घर। खुदा हाफिज। उस रोज समीर ने जन्नत का साथ देते हुए अमीना से मुंह फेर लिया था और वो इस कदर नाराज हुआ कि 5 बरस तक कुछ नहीं बोला। मगर इस बीच जन्नत और समीर की एक प्यारी सी बेटी हुई। सोचा क्या नाम रखना है अपनी राजकुमारी का? जो तुम कहो जान। अमीना, हमारी अपनी अमीना।
अम्मी की परछाई अमीना। ये सुनते ही समीर की आंख तो बह पड़ी और वो जन्नत को सीने से लगा लेता है। तुम बोलोगे नहीं तो क्या मैं समझूंगी भी नहीं कि अम्मी की तुमको कितनी कमी खलती है। और समय बीतता गया। हर बार अमीना समीर से किसी भी तरह मिलने का बहाना करती, मगर समीर अमीना का चेहरा भी नहीं देखता था। ऐसे करते हुए 5 बरस बीत गए थे और उस रोज हम दोनों एक दूसरे को माफ करके मोहब्बत का इजहार नहीं करते तो आज समय में 5 बरस आगे चलकर नहीं खड़े होते। माफ करने से रिश्तों में नई जान आती है। और अमीना दौड़ती हुई समीर की ओर आती है और हाथ जोड़ती है, मगर समीर अम्मी के सीने से लग जाता है। अमीना अपनी पोती को पप्पियां झप्पियां करती है। अब्बू, बड़ी अमीना ने मेरा गाल गीला कर दिया। जन्नत, शुक्रिया जन्नत। पर सिवाय माफी के मेरे पास कुछ नहीं है देने को, तो क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? बड़ों की गलतियों से ही हम छोटे सीख सकेंगे, तो शुक्रिया अम्मी, अब घर चलें। और इस तरह जन्नत और समीर की बसाई छोटी सी दुनिया बिखर कर फिर से नए आकार में ऐसी सिमटी कि कहानी को एक सुखद अंत दे गई। दोस्तों, मेरी कहानी को प्यार कम मिला है तो अब बारी है लंबी छुट्टी पर जाने की। आप लव सिटी को तो प्यार देते रहना। शर्मा राइटर बिना प्रेम मिले नहीं लौटेंगी, तो लव सिटी को 10 लाख पहुंचाने में आपकी ही मदद लगेगी। तब तक के लिए लव सिटी से जुड़े रहिए। कीप लविंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑल्सो।